हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 14.1.4 है। ये अगर हम पॉलीसैकेराइड के डेफिनेशन के बारे में पढ़ें तो ऑलरेडी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हम क्या देखे थे कि पॉलीसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलिसिस करवाने से हमको मोनोसैकेराइड का एन यूनिट मिलता है, या फिर कहते थे कि पॉलीसैकेराइड उस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिसका हाइड्रोलिसिस कराने से एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, जहाँ पे एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट 100 200 300 इस तरीके से हो सकता था। यानी कि पॉलीसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमको एन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यानी कि बहुत सारा मोनोसैकेराइड 100 200 300 के फॉर्म में मिल जाता है। इसी का अगर हम उल्टा डिफाइन करें तो ये जो अगर हम पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमको मोनोसैकेराइड का एन यूनिट मिलता है। तो इसी एन यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड का अगर हम कॉम्बिनेशन करवा दे, कंबाइन करवा दे एक दूसरे से, और हम जानते हैं कि मोनोसैकेराइड जो होता है वो जब भी उसका कॉम्बिनेशन होता है तो वो किस लिंकेज से कॉम्बिनेशन होता है उसका, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। इसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से उसका कॉम्बिनेशन होता है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम लोग और क्या कहते थे, तो इसी का हम लोग नाम बोलते थे ऑक्साइड लिंकेज। और ये ऑक्साइड लिंकेज बनता था कैसे, तो ये जो हमारा मोनोसैकेराइड हम जो लेते थे वही मोनोसैकेराइड H2O मॉलिक्यूल को रिलीज करता था। तो H2O मॉलिक्यूल को रिलीज करने के कारण ही यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता था। यानी कि ये जो मोनोसैकेराइड्स होता है वो आपस में H2O मिल करके H2O मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे, और ऑक्साइड लिंकेज जिसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते थे उससे कंबाइन हो जाएगा वो मोनोसैकेराइड, और वही मोनोसैकेराइड कंबाइन होकर के पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करता है। यानी पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें एन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड या प्रोडक्ट मिलता है, या फिर एन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड या प्रोडक्ट को अगर हम कंबाइन करवा दें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से तो हमें पॉलीसैकेराइड मिल जाता है। इससे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एन यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इस तरीके से अब अगर हम पॉलीसैकेराइड के बारे में देखें तो ये पॉलीसैकेराइड का मेन जो है ये काम क्या क्या चीज़ होता है, तो इसका मेन काम जो होता है वो होता है हमारा फूड स्टोरेज का। यानी कि हमारे बॉडी में, प्लांट्स में, लिविंग थिंग्स में जो फूड स्टोर करने का काम होता है वो इन्हीं पॉलीसैकेराइड्स का होता है। और स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे, स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे जैसे हम लोग लकड़ी का जो सामान बनाते हैं वो स्ट्रक्चरल मटेरियल हो गया, तो उन सब में पॉलीसैकेराइड्स पाया जाता है। हमारा जो कपड़ा होता है उसमें भी पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। फिर अगर हम पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही, जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे। तो पॉलीसैकेराइड का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। इसके बारे में हमको, इन तीनों के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। अब हम बारी बारी से इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम सबसे पहला पॉलीसैकेराइड स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा स्टार्च। तो स्टार्च जो है इसके बारे में अगर हम देखें तो ये मेन डाइटरी सोर्स है ह्यूमन बींग के लिए। डाइटरी सोर्स का मतलब है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं उस खाने में, उस फूड में मेन जो सोर्स अवेलेबल रहता है कार्बोहाइड्रेट का, वो मेन अवेलेबल सोर्स हमारा स्टार्च ही रहता है। यानी कि हम लोग मेनली स्टार्च को ही अपने फूड के फॉर्म में लेते हैं, इनटेक करते हैं। यानी ह्यूमन बींग के लिए ये मेन डाइटरी सोर्स का काम करता है। इसी को हम फूड के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हम कहें तो स्टोरेज यूनिट की बात करें तो ये प्लांट्स के लिए मेन स्टोरेज यूनिट का काम करता है। स्टोरेज यूनिट का मतलब होता है कि प्लांट को अपना जितना फूड तैयार करना होता है वो कर लेता है, जितना उसको अपने पर्पस के लिए उस फूड का इस्तेमाल करना होता है वो कर लेता है, और बाद बाकी जो रेस्ट फूड मटेरियल होता है उसको वो इसी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ताकि उसका बाद में जब उसको ज़रूरत हो प्लांट को उस फूड का, उसका इस्तेमाल कर सके। यानी कि हम देखें तो ह्यूमन बींग के लिए ये जो स्टार्च होता है ये डाइटरी सोर्स का काम करता है। यानी कि हम एज ए फूड के तौर पे इसी को इंटेक करते हैं। और अगर स्टोरेज की बात करें तो ये प्लांट्स के लिए स्टोरेज यूनिट का काम करता है। यानी कि प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो इसी स्टार्च के ही फॉर्म में स्टोर होता है। उसके बाद हम देखें तो ये जो हमारा स्टार्च होता है ये पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। अब ये पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का, इसका मतलब है कि अल्फा ग्लूकोज का बहुत सारा एन यूनिट मतलब 100 200 300 400 इस तरीके से जब यही कंबाइन होगा अल्फा ग्लूकोज, तो यही अल्फा ग्लूकोज कंबाइन होकर के ही ये स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो हम तो ये चीज़ तो पढ़ लिए कि जो स्टार्च होता है ये बेसिकली हमारा अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ है। लेकिन अगर स्टार्च के कंपोनेंट की बात करें तो स्टार्च का मेन दो कंपोनेंट है। वो मेन दो कंपोनेंट क्या क्या है, एक तो है हमारा अमाइलोज
और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। यानी स्टार्च का मेन दो कंपोनेंट क्या है, एक तो एमाइलोज हो गया और दूसरा अमाइलोपेक्टिन हो गया। अब इस अगर हम अमाइलोज की बात करें तो ये जो अमाइलोज होता है हमारा, ये वाटर सॉल्युबल होता है। वही लिखा है कि ये जो हमारा अमाइलोज है ये वाटर सॉल्युबल होता है और स्टार्च का 15 से 20% हिस्सा इसी अमाइलोज का बना होता है। यानी स्टार्च का 15 से 20% हिस्सा जो होता है वो अमाइलोज का बना होता है और इसी स्टार्च का 80 से लेके 85% तक जो प्रोपोर्शन होगा, 80 to 85% प्रोपोर्शन, वो अमाइलोपेक्टिन का बना होता है। यानी स्टार्च में, स्टार्च की एक यूनिट में अगर हम बात करें तो उसका एक यूनिट 15 to 20% तक एमाइलोज के कॉम्बिनेशन से बनता है और 80 to 85% प्रोपोर्शन जो होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ अमाइलोपेक्टिन, कि वो अमाइलोपेक्टिन से बनता है। और फिर बात करें तो अमाइलो जो होता है हमारा वाटर सॉल्युबल होता है और ये अमाइलोपेक्टिन हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये पानी में घुलता नहीं है। वही लिखा हुआ है कि अमाइलो वाटर सॉल्युबल, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल। स्टार्च का 15 to 20% अमाइलोज से बनता है और स्टार्च का 80 to 85% अमाइलोपेक्टिन के हेल्प से बनता है। अब हम अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अमाइलोज जो होता है ये एक लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होता है। अमाइलोज अनब्रांच्ड चेन होता है और ये फॉर्म कैसे करता है, तो 200 से 1000, 200 to 1000 यूनिट ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से। यानी कि 200 to 1000 यूनिट जब अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन होगा तो यही अल्फा डी प्लस ग्लूकोज आपस में एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन करके ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो अमाइलोज का फॉर्मेशन करता है। वही लिखा है यहाँ पे कि सी, और ये बनता कैसे, जैसे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तो हम देख लिए यहाँ पे कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, तो होता कैसे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसका कि अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और इसी अल्फा डी ग्लूकोज का C4, यानी कि दो हमें सेम अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, एक अल्फा डी ग्लूकोज, ये दूसरा डी अल्फा डी ग्लूकोज। पहले अल्फा डी ग्लूकोज का C1 यानी कि फर्स्ट कार्बन और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का C4 यानी कि फोर्थ कार्बन एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन करके अमाइलोज का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम हॉवर्थ स्ट्रक्चर से देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्ट्रक्चर हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का है और ये स्ट्रक्चर भी हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का है। इसको बताने के लिए क्या बताया गया था कि ये जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज में ये फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड नंबर कार्बन, फोर्थ नंबर कार्बन, ये फिफ्थ नंबर कार्बन और ये सिक्स्थ नंबर कार्बन होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन ये और इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन ये, यही एक दोनों के एक दूसरे के साथ ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करेगा। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, यानी इसका OH और इसका H, यही एक दूसरे के साथ ये H और H, H2 और ये एक O, H2O यहाँ से बना करके रिलीज हो जाएगा। तो ये जो एक ऑक्सीजन बच जाता है उसी एक ऑक्सीजन से ये अल्फा ग्लूकोज और ये अल्फा डी ग्लूकोज एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो जब कंबाइन हो जाएगा तो यही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इस वाले यूनिट का ये जो हमारा फोर्थ कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ पे हम लोग इसको ओपन बॉन्ड से क्यों दिखा है, क्योंकि हो सकता है कि इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज के एक लेफ्ट साइड में भी अल्फा डी ग्लूकोज होता तो वहाँ भी उसके हिसाब से उसका फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन, ये फोर्थ कार्बन ही है, वो भी एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना करके जुड़ा होता है, इसी कारण से यहाँ ओपन दिखाया गया है। उसी हिसाब से इस पोजिशन पे भी इसको अल्फा डी ग्लूकोज का, इधर अल्फा डी ग्लूकोज है तो उसका हो गया C1 और एक यूनिट इधर भी होता अल्फा डी ग्लूकोज का, उसका C4 एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन होता है, तो उसी के लिए यहाँ पे बॉन्ड को ओपन छोड़ दिया गया है। यानी इस तरीके से बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट C1 और C4 पोजीशन पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन होता है और एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करता है और ये अनब्रांच्ड होता है, इसमें कहीं ब्रांचिंग नहीं निकला होता है। तो यही जो हमारा स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं अमाइलोज और ये अनब्रांच्ड होता है। फिर अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये भी हमारा दो अल्फा डी ग्लूकोज के C1 और C4 पोजीशन पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी ये भी कैसे बनता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, यही एक दूसरे से इसमें भी कंबाइन होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, यानी इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अभी हम जाने कि ये जो अमाइलोज होता है इसमें हमारा कहीं ब्रांचिंग नहीं होता है। लेकिन अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो इस अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होता है और अमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांचिंग होता है वो किस पोजीशन पे होता है, तो वो फर्स्ट और सिक्स कार्बन पे,
यानी C1C6 पोजीशन पे एक अमाइलोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे अमाइलोज का सिक्स्थ कार्बन, यही दोनों आपस में फिर से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है, ये ब्रांचिंग के तौर पे। यानी यही C1C6 जो होता है कार्बन, यहाँ पे ब्रांचिंग अवेलेबल रहता है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो देखा जाए तो अमाइलोज के जैसा स्ट्रेट होता है, लेकिन अमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं होता है। अमाइलोपेक्टिन में 1 और 6 कार्बन पे ब्रांचिंग अवेलेबल होता है। तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो हमारा अमाइलोपेक्टिन होता है। अब हम इस अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अभी अभी हम देखें कि ये जो एक यूनिट था हमारा, ये अल्फा डी ग्लूकोज का था, ये दूसरा हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का। इस अल्फा डी ग्लूकोज का C1 यानी कि फर्स्ट कार्बन और इस अल्फा डी ग्लूकोज का ये C4 है यानी कि फोर्थ कार्बन, एक दूसरे से ऑक्साइड लिंकेज यानी कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइंड है। अब इसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को यहाँ पे हम लोग अल्फा लिंक भी बोल सकते हैं। दूसरा, अगर हम केवल इस और इस स्ट्रक्चर को देखें, इसको अगर हम नहीं देखते हैं यहाँ पे, केवल इस और इस स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो ये देखने में बिल्कुल हमारा अमाइलोज ही है, ये दूसरा कोई नया चीज़ नहीं है। तो फिर यहाँ पे देखें तो इस अमाइलोज पे इस पोजीशन पे क्या होता है, यहाँ पे H होता, और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ OH ही होता। फिर अगर हम बात करें इसको, एक स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं, फिर दूसरे एक स्ट्रक्चर हम नीचे में देखते हैं, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक स्ट्रक्चर, ये देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये भी हमारा अल्फा डी ग्लूकोज ही था। अब अल्फा डी ग्लूकोज था, ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज एक दूसरे से इसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ही कंबाइंड है। तो फिर ये स्ट्रक्चर को हम देख के कह सकते हैं कि केवल ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इस तरीके से इतना स्ट्रक्चर हमारा अमाइलोज का ही है। फिर हुआ क्या कि ऊपर वाले अमाइलोज का C1 यानी कि फर्स्ट कार्बन और ये नीचे वाला जो हमारा अमाइलोज था, इसमें इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, तो इसका सिक्स्थ कार्बन, इसका अगर हम नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 4 5 और ये सिक्स्थ पोजीशन का कार्बन है। तो यही C1 और C6 ये जो कार्बन था, इसी के बीच में आपस में फिर से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं तो यहाँ पे H है, नीचे की तरफ इसके बॉटम साइड पे OH होता, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ CH2OH होता है। तो इसका एक OH और यहाँ पे OH का एक H, तो H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो यही ऑक्साइड लिंकेज का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेता है, और यही ऑक्साइड लिंकेज हमारा क्या हो गया, इसी को हम लोग कह सकते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या फिर हम लोग अल्फा लिंक भी बोलते हैं इसको। अल्फा लिंक हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बन रहा है। तो अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इसी कारण से हम इसको अल्फा लिंक भी बोला जाता है। तो एनसीईआरटी में इसको अल्फा लिंक लिखा जाता है, और साथ साथ हम लोग इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोल सकते हैं। ये है ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये एक तो हमारा इस तरीके से स्ट्रेट अमाइलोज हो गया। अगर हम ब्रांचिंग को नहीं देखें तो फिर यहाँ पे अगर हम इस ब्रांचिंग को नहीं देखें, बिल्कुल अगर इसको स्ट्रेट देखते तो ये भी हमारा एक अमाइलोज था, लेकिन एक अमाइलोज के यहाँ का C1 और इसका ये जो था ये C6 यानी कि सिक्स्थ कार्बन और इसका फर्स्ट कार्बन, उसी के बीच में यहाँ पे ब्रांचिंग भी हो गया है, यानी स्ट्रेट चेन भी है और साथ साथ इसमें ब्रांचिंग भी है। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ हमारा, ये स्ट्रक्चर हमारा पूरा का पूरा अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर हुआ। और इस अमाइलोपेक्टिन में हम क्या देखते हैं कि इसमें स्ट्रेट चेन के साथ साथ यहाँ पे ब्रांचिंग भी अवेलेबल रहता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा अमाइलोपेक्टिन का हुआ। और ये जो अमाइलोपेक्टिन है, इसमें ये जो लिंक था, इस लिंक को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं, ऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं, और साथ साथ इसको अल्फा लिंक भी बोलते हैं। इसको अल्फा लिंक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसी कारण से हम इसको अल्फा लिंक भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉलीसेकेराइड की, यानी कि सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज जो देखा जाए तो ये मेनली पाया जाता है प्लांट में, और ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल वॉल का, प्लांट्स के। यानी कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल इसी सेल्यूलोज का बना होता है, और ये खास करके ये जो सेल्यूलोज होता है ये प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है। फिर अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करें कि ये आखिर बनता है, तो बनता कैसे है, तो ये जो होता है ये बीटा ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी कि बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, यही दोनों, यानी कि एक बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, जब दोनों आपस में एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन होगा बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हम जानते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जब भी बनता है तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता ही होता है।
यानी एक बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन जब आपस में कंबाइन होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से तो हमारा सेल्यूलोज का फॉर्मेशन होता है, यानी सेल्यूलोज के एक यूनिट का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसका जरा एक फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे हम इसका फॉर्मेशन करा सकते हैं हैवर्थ स्ट्रक्चर के जरिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज को कंसीडर करते हैं। तो एक तो ये हो गया हमारा बीटा डी ग्लूकोज, जिसका हैवर्थ स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी बनाना सिखाया जा चुका है। तो ये एक हमारा बीटा डी ग्लूकोज है, ये हमारा दूसरा बीटा डी ग्लूकोज है। अब हम ये बीटा है, ये बीटा, इसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं? तो हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पोजिशन और ये सेकेंड पोजिशन का कार्बन, तो ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे हम देख रहे हैं कि हेवियर ग्रुप जो है ऑपोजिट साइड है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे देखें तो एक तरफ है H, एक तरफ है OH, इन दोनों में हेवियर ग्रुप हो गया हमारा OH। फिर सेकेंड कार्बन पे हम देखें तो एक तरफ टॉप पे लगा हुआ है H और बॉटम में लगा हुआ है OH। तो इस H और इस OH में हेवियर ग्रुप हो गया OH, ये बॉटम साइड पे, यानी कि सेकेंड कार्बन पे बॉटम ग्रुप, ये सेकेंड कार्बन पे हेवियर ग्रुप बॉटम में है और फर्स्ट कार्बन पे जो हेवियर ग्रुप है वो टॉप पे है, ऑपोजिट साइड लगा हुआ है। तो यही हमारा बीटा फॉर्म है। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ OH नीचे है, यहाँ पे OH ऊपर है, यानी ये भी हमारा बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो हम दो बीटा डी ग्लूकोज को ले लिए और दोनों बीटा डी ग्लूकोज हमको करना क्या है कि फर्स्ट बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन ये C1 और सेकेंड बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन यानी कि ये वाला C4, यही दोनों आपस में कंबाइन हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन होगा तो हम देखेंगे कि ये H और ये पूरा का पूरा OH और ये H2O मॉलिक्यूल को बना करके बाहर की तरफ रिमूवल हो जाएगा इसका। तो फिर ये जो ऑक्सीजन बच जाएगा, इसी ऑक्सीजन से ये बीटा डी ग्लूकोज और इस बीटा डी ग्लूकोज दोनों का लिंकिंग हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जब लिंकिंग हुआ तो कुछ इस तरीके का ही स्ट्रक्चर का प्रिपरेशन होगा। तो यही जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेल्यूलोज और ये सेल्यूलोज का एक यूनिट हुआ। अब सेल्यूलोज में चूंकि ये पॉलीसैकेराइड है तो सेल्यूलोज में इस टाइप का बहुत सारा यूनिट कंबाइन होगा। तो इसी के लिए हम एक जनरलाइज स्ट्रक्चर बना दिए हैं। तो ये एक हम अल्फा बीटा डी ग्लूकोज लिए, ये दूसरा बीटा डी ग्लूकोज, ये तीसरा हमारा बीटा डी ग्लूकोज। फिर हम देख रहे हैं कि पहले का C1 और दूसरे का C4 यहाँ पे इसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन हो गया है। फिर हम देख रहे हैं कि इस वाले का C1 और इस वाले यूनिट का C4 यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये भी एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन हो गया है। तो इस तरीके से हर एक बीटा डी ग्लूकोज का C1 C4 एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन होता है। तो ये हमारा एक स्ट्रेट चेन तैयार हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग क्यों दिखाएं, क्योंकि इधर भी कोई अगर बीटा डी ग्लूकोज होगा तो उसके भी फोर्थ पोजीशन से यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्साइड लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन कर रहा होता है। फिर उसी हिसाब से ये अगर हमारा एक यूनिट हो गया बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, इसके इधर कोई कार्बन होता तो उसके भी फर्स्ट कार्बन से यहाँ पे किसी न किसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा होता। इसी कारण से यहाँ पे ये ओपन फॉर्म में दिखा दिया गया है। तो बहुत सारा बीटा डी ग्लूकोज का यूनिट कंबाइन होता है सेल्यूलोज के अंदर। और ये जो हमारा लिंक है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम लोग बीटा लिंक भी कहते हैं। इसको बीटा लिंक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है सेल्यूलोज का ये बना किसके कॉम्बिनेशन से है, तो ये बीटा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसी कारण से ये हमारा बीटा लिंक भी कहलाता है। लेकिन जब अगर इसी चीज को हम देख रहे थे इससे पहले जब हम लोग स्टार्च का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता था, उसी कारण से उसको अल्फा लिंक कहते थे। लेकिन यहाँ पे सेल्यूलोज में ये जो सारा कॉम्बिनेशन है ये बीटा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसी कारण से इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को यहाँ पे बीटा लिंक भी बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड और लास्ट पॉलीसैकेराइड का, जिसका नाम होता है हमारा ग्लाइकोजेन। अब ये जो ग्लाइकोजेन होता है ये मेन स्टोरेज यूनिट होता है एनिमल्स का। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले जो हम लोग जो फर्स्ट पॉलीसैकेराइड पढ़े थे यानी कि स्टार्च, वो मेन स्टोरेज था किसका, तो प्लांट्स का। यानी कि प्लांट का जो फूड होता है वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। और ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल्स में बात करें तो हमारे बॉडी में जो भी फूड स्टोर होता है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। उसके बाद है कि ये जो ग्लाइकोजेन होता है इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। इसको एनिमल स्टार्च क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस ग्लाइकोजेन का वो बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है। और अमाइलोपेक्टिन के बारे में हम लोग देख चुके थे कि अमाइलोपेक्टिन क्या होता था। तो अल्फा डी ग्लूकोज का दो अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता था और फर्स्ट और सिक्स पोजीशन पे ब्रांचिंग लगा होता था। यानी
कि ये जो ग्लाइकोजेन होता है, इस ग्लाइकोजेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है, और अमाइलोपेक्टिन हम जानते हैं कि मेन कंपोनेंट होता है किसका, स्टार्च का। तो चूंकि ये मेन कंपोनेंट, चूंकि ये जो हमारा ग्लाइकोजेन है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है, जिस और साथ साथ उसके अंदर बहुत सारा मैसिव ब्रांचिंग होता है। तो अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर से मिलते जुलते के कारण ही, जो कि अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का एक मेन कंपोनेंट होता है, तो स्टार्च से के कंपोनेंट से मिलते जुलते होने के कारण ही इसी ग्लाइकोजेन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें तो एनिमल्स में ये जो ग्लाइकोजेन होता है ये अवेलेबल कहाँ कहाँ पे रहता है, तो इंसानों के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर ये जो ग्लाइकोजेन होता है ये लीवर, मसल्स और उसके ब्रेन में स्टोर होता है। फिर ये तो स्टोर हो जाता है लीवर, मसल्स और ब्रेन में। फिर जब इंसान को, एनिमल को इस ग्लाइकोजेन का रिक्वायरमेंट होता है तो यही जो हमारा ग्लाइकोजेन होता है, एंजाइम जो होता है इसी ग्लाइकोजेन का हाइड्रोलिसिस करवा देता है। तो हाइड्रोलिसिस कराने से ही ये जो ग्लाइकोजेन होता है ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर इसी ग्लूकोज का हम लोग यूज कर पाते हैं, जो भी एनिमल्स है वो इस ग्लूकोज का यूज कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों जो टॉपिक था पॉलीसैकेराइड्स का, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लूकोज, यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ अपने आप इस किसी भी आप अपने कमेंट को या फिर किसी भी फीडबैक को, सजेशंस को आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, उसका बिल्कुल ही उसका आंसर किया जाएगा। तो ये वीडियो आपको समझ में आया, और समझ में आए तो इसको आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, तो साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि इस वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।